कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जावास्क्रिप्ट कोड तो लिख पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट लेवल पर आकर गाड़ी रुक गई है? आज हम इसी प्लाटो को तोड़ने की बात करेंगे और देखेंगे कि एक डेवलपर से आर्किटेक्ट वाली सोच तक का सफर कैसे तय किया जाए। ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना? मतलब कई साल कोड लिखने के बाद भी कभी-कभी लगता है कि अपना कोड थोड़ा फ्रैजाइल है। मतलब चल तो रहा है, पर ये क्यों चल रहा है, इसकी गहरी समझ अभी भी बाकी है। पता है, इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है, इंटरमीडिएट डेवलपर प्लाटो। और अच्छी बात यह है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। आज की ये चर्चा इसी गैप को भरने के लिए है कि कैसे सिर्फ सिंटैक्स इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर उसके पीछे के आर्किटेक्चर को मास्टर किया जाए। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर से शुरू करेंगे, फंक्शंस की सच्चाई को जानेंगे, मॉडर्न सिंटैक्स देखेंगे और फिर सिंटैक्स से आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं एकदम नींव से, यानी फाउंडेशन से। देखिए, एक मजबूत और भरोसेमंद कोड लिखने का पहला कदम ही यही है कि हम ये समझें कि जावास्क्रिप्ट इंजन पर्दे के पीछे असल में काम कैसे करता है। इसको ऐसे समझिए, जब भी जावास्क्रिप्ट कोई कोड चलाता है, वो हमेशा दो फेज में काम करता है। फेज 1 मेमोरी क्रिएशन, मतलब वो पहले पूरे कोड को स्कैन करके सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए मेमोरी में जगह बना लेता है। फेज 2 कोड एग्जीक्यूशन, अब वो लाइन बाय लाइन कोड चलाना शुरू करता है। और यही दो फेज वाली प्रोसेस है जिसकी वजह से होइस्टिंग जैसी चीजें होती हैं, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। अच्छा, तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। ये रही एक क्लासिक जावास्क्रिप्ट पहेली। जरा इस कोड को देखिए और सोचिए, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? क्या कोई एरर आएगा या कुछ और? तो क्या सोचा? इसका आउटपुट है अनडिफाइंड। हैरानी हुई? इसका कारण वही टू फेज प्रोसेस है। पहले फेज में जब मेमोरी बन रही थी, जावास्क्रिप्ट ने होइस्टेड वार को देख लिया और उसके लिए जगह बना दी, लेकिन उसे वैल्यू नहीं दी, बस एक प्लेस होल्डर डाल दिया, अनडिफाइंड। इसीलिए जब कोड चला तो वो क्रैश नहीं हुआ। अब यहाँ मजा आता है। ये टेबल दिखाती है कि वार, लेट और कॉन्स्ट का बिहेवियर कितना अलग है। देखिए, लेट और कॉन्स्ट भी हॉइस्ट होते हैं, लेकिन वो एक टेम्परल डेड जोन या TDZ में चले जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक कोड असल में उस लाइन तक नहीं पहुंचता जहां उन्हें डिफाइन किया गया है, तब तक उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है जो हमें अजीबोगरीब बग से बचाता है। और यही वजह है कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में लेट और कॉन्स्ट ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। चलिए अब फंक्शंस की बात करते हैं, खासकर क्लोजर्स और दिस कीवर्ड। ये दो ऐसी चीजें हैं जहां इंटरमीडिएट डेवलपर्स अक्सर अटकते हैं। क्लोजर को समझने का सबसे आसान तरीका है एक बैकपैक की तरह सोचना। कल्पना कीजिए कि एक फंक्शन जब बनता है तो उसे अपने पेरेंट के सारे वेरिएबल्स का एक बैकपैक मिल जाता है। अब भले ही पेरेंट फंक्शन अपना काम खत्म करके चला जाए, अंदर वाला फंक्शन उस बैकपैक को हमेशा अपने साथ रखता है और उसमें से वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकता है। और इसका असली फायदा क्या है? इससे हम मॉड्यूल पैटर्न जैसी पावरफुल चीजें बना सकते हैं, जैसे क्रिएट सिक्योर वॉल्ट वाले उदाहरण में। क्लोजर की मदद से हम प्राइवेट वेरिएबल्स बना पाते हैं, मतलब जो पासकोड वेरिएबल है उसे बाहर से कोई सीधे नहीं बदल सकता। ये डेटा को सिक्योर और मैनेज करने का एक बेहतरीन तरीका है। ओके, अब बारी है मॉडर्न ES6+ सिंटैक्स की। ये सिर्फ कोड लिखने के नए फैंसी तरीके नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं जो हमारे कोड को ज़्यादा क्लीन, ज़्यादा स्मार्ट और मेंटेन करने में आसान बनाते हैं। ये जो 3 डॉट्स है ना, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। लगते तो एक जैसे हैं, पर काम बिल्कुल उल्टा करते हैं। रेस्ट पैरामीटर, ये एक फनल की तरह है। कई सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके एक सिंगल एरे में डाल देता है। और स्प्रेड सिंटैक्स, ये एक स्प्रे बॉटल जैसा है। एक एरे लेता है और उसकी सारी वैल्यूज को अलग अलग फैला देता है। एरो फंक्शंस और ट्रेडिशनल फंक्शंस में कुछ खास अंतर हैं। सिंटैक्स छोटा है, कंस्ट्रक्टर की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते वगैरह। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी अंतर है दिस का। एरो फंक्शंस का अपना कोई दिस नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स से उधार लेते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी वजह से हमें कॉलबैक्स के अंदर डॉट बाइंड दिस जैसे पुराने तरीकों से छुटकारा मिल जाता है। कोड कितना क्लीन हो जाता है। अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो कॉन्सेप्ट जो जावास्क्रिप्ट की असली ताकत, मतलब उसकी नॉन ब्लॉकिंग पावर को समझाता है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इवेंट लूप की। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर असल में जावास्क्रिप्ट का एसिंक मॉडल 5 हिस्सों में बटा है। पहला है कॉल स्टैक, जहां हमारा रेगुलर सिंक्रोनस कोड चलता है। फिर है वेब एपीआईज, जो बैकग्राउंड में भारी भरकम काम संभालते हैं। इसके बाद 2 तरह की क्यू या लाइनें हैं, एक हाई प्रायोरिटी वाली माइक्रो टास्क क्यू और दूसरी लो प्रायोरिटी वाली टास्क क्यू। और इन सबको मैनेज करने वाला ट्रैफिक कंट्रोलर है हमारा इवेंट लूप। चलिए, एक और पहेली हो जाए, इस बार एसिंक कोड के साथ। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, अपने इंट्यूशन पर मत जाइएगा। बताइए, कंसोल में लॉग्स का सही ऑर्डर क्या होगा? और ये रहा सही जवाब, जो इवेंट लूप के काम करने का तरीका एकदम साफ कर देता है। सही ऑर्डर है 1, फिर 5, फिर 3 और आखिर में 2। इसका एक गोल्डन रूल है, माइक्रोटास्क की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। इवेंट लूप पहले पूरी माइक्रोटास्क क्यू को खाली करेगा और उसके बाद ही टास्क क्यू की तरफ देखेगा। यही वजह है कि प्रॉमिस वाला कोड 0 डिले वाले सेट टाइम आउट से भी पहले चला। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, उसे अब प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि इस नॉलेज को इस्तेमाल करके हम बेहतर और बड़े लेवल के पैटर्न कैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न है, फ्रीक्वेंसी काउंटर। मान लीजिए हमें ये पता करना है कि 2 शब्दों में एक जैसे अक्षर हैं या नहीं। एक सीधा तरीका है नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करना, जो कि बहुत स्लो होता है, मतलब O ऑफ n स्क्वायर। लेकिन फ्रीक्वेंसी काउंटर एक स्मार्ट तरीका है। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट या मैप का इस्तेमाल करके अक्षरों की गिनती करते हैं और हमारा सोल्यूशन O ऑफ n में यानी बहुत तेज हो जाता है। तो इससे सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? कि सही डेटा स्ट्रक्चर चुनकर हम सोल्यूशन की एफिशिएंसी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम एक स्लो O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन से एक बेहद फास्ट O ऑफ n सोल्यूशन पर पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और इसी को कहते हैं आर्किटेक्चरल थिंकिंग। और जाते जाते एक प्रो टिप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, इवेंट डेलीगेशन। मान लीजिए एक लिस्ट में 100 आइटम्स हैं, तो हर आइटम पर इवेंट लिसनर लगाने के बजाय सिर्फ एक लिसनर उनके पेरेंट पर लगा दीजिए। इवेंट बबलिंग की वजह से ये काम करेगा, मेमोरी बचाएगा और कोड भी क्लीन रहेगा। तो इस पूरी चर्चा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, उसमें से वो कौन सी एक चीज है जिसे हम कल से अपने कोड में लागू कर सकते हैं? क्या वो इवेंट लूप की गहरी समझ होगी, या क्लोजर्स को इस्तेमाल करने का कोई नया तरीका? ये सोचने वाली बात है।